मैंने ना आपको बार बार बताया कि जी आप ये मतलब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि जी ये आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अब ये कैसे, मतलब मैं आपको अब पास पेपर से आपको बताऊंगा कि जी कैसे आप मतलब इन तीनों चीज 3 एक्ट करके पास कर सकते हैं। अब देखें, पास पेपर आया है ये 2019 का, 2019 का फर्स्ट पेपर मतलब प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, क्या? प्रोसीजरल लॉ में आप देखें ना, तो यहाँ पे आपको कोई ये कोई 17 यहाँ तक देखें। पास पेपर में 17 MCQ CRPC में ऐसे आई हैं। पेपर 1 की मैं बता रहा हूँ। पेपर 1 प्रोसीजरल लॉ में 17 MCQs मतलब ये आपका प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ में आपका प्रोसीजरल लॉ में ये सारे एक्ट हैं। ये सारे एक्ट में मतलब 25 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, तो 2019 में कोई 17 MCQ CRPC में से आए हैं। ठीक हो गया, तो मतलब 17 आपका ये हो गया। और पीछे आपने सब्जेक्टिव के लिए 5 क्वेश्चन करने हैं। 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन का वो आप देखें तो ये ये देखें, आपका पहला क्वेश्चन मजिस्ट्रियल ट्रायल CRPC से आया है। दूसरा क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड CRPC। तीसरा क्वेश्चन आपका वो इलीगल डिटेंशन 491 CRPC से है। और उसके बाद वो कहता है आपका वो क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, वो डिटेंशन 491 CRPC, और चार्ज का भी CRPC से है। और लुनेटिक प्रोसीडिंग्स ये भी CRPC से है। ठीक है, अब ये कितनी आपने करने, कितनी है क्वेश्चन करने हैं आपने? 5 हैं, और 5 के 5 मतलब यहाँ पे देखें, कहता है क्वेश्चन 1 नंबर 1 कंपल्सरी है। बाकी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं पार्ट बी से। 5 क्वेश्चन करने हैं पार्ट बी से। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 1 पर मतलब कंपल्सरी जो है 25 नंबर में 17 नंबर हमारे CRPC से हो गए हैं। बाकी 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 के 5 हमारे CRPC से हो जाते हैं। 5 के 5 CRPC से हो जाते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे देखें कि आपका 5 नंबर मतलब 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो 125 इधर से हो गए, और साथ आपके 17 उधर से हो गए। मतलब 125, 17 MCQs के और 125 CRPC का। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल आपका 142। 142 नंबर का पेपर आपका CRPC से आ रहा है। 142 नंबर का पेपर CRPC से हो रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ, CRPC आपने कंप्लीट करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। 17 MCQ CRPC हो रहे हैं, और सब्जेक्टिव के 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 के 5 आपके वो उससे हो रहे हैं, मतलब 5 के 5 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब ये देखें, 3 पहले और 2 ये 5 क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो CRPC अपने अच्छी तरह करना है। CRPC आपने अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट वो कहता है आपका दूसरा क्वेश्चन है पेपर 2 सब्सटेंटिव लॉ का। तो सब्सटेंटिव लॉ का आप देखें तो ये आपका अर्श और ये यहाँ पे 17, और उसके बाद वो कह रहा है कि जी देखें कोई ये देखें कोई आपका यहाँ तक 18 MCQs PPC में से आ रहे हैं। ठीक है, 18 MCQs PPC में से आ रहे हैं, और जो दूसरा आपने करना है MCQ, 18 MCQ PPC से हैं, और साथ आपका वो 18 प्लस जो बाकी 75 नंबर का है वो भी PPC से हो रहा है। तो मतलब आपका कह लो कि जी कोई 93
93 नंबर का पीपीसी, मतलब 100% आपका, 90% आपका सीआरपीसी से पीपीसी में से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है। तो दूसरे पेपर के लिए आपने पीपीसी अच्छी तरह करना है। अब देखें ना, उसने कहा कि जी 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 क्वेश्चन आपके पीपीसी में से आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन देखें, आपका वो पूछा है फौजरी पीपीसी में से है, और इसके अलावा रॉबरी पीपीसी में से है, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन पीपीसी में से है, अनलॉफुल असेंबली पीपीसी में से है, और उसके बाद आपका जो वो क्रिमिनोलॉजी का उन्होंने दे दिया है, क्रिमिनोलॉजी आपने करनी है। ठीक है। तो ये आपका मतलब पेपर टू भी आपने जो है, अगर पीपीसी अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका पेपर टू पास हो जाएगा, कभी भी आपका पेपर टू फेल नहीं होता। लास्ट आ जाता है आपका वो एविडेंस। एविडेंस तो टोटल है ही आपकी क्यूएसओ, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाला ही नहीं है। मतलब क्यूएसओ के सारे क्वेश्चन आपने मतलब करने हैं, मतलब इस क्यूएसओ आर्टिकल 1 से लेके 166 तक आपने सारा करना है, वन टू ऑल। ठीक हो गया। और उसमें से भी आपका जो मैंने आपको बताया स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी में, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब इनको आपने करना है, तो यही आपके यहीं से क्वेश्चन हो जाने हैं। बाकी जो सीएनए से करना है, प्रोसिक्यूशन एक्ट करना है, और ये एडिशनल है। तो मतलब फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आपने पास पेपर आप देख लें तो आप सीआरपीसी पीपीसी क्यूएसओ करके आपका एडीपीपी फेल नहीं होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ना आप अगर पास पेपर देखें तो 90% 90% बच्चे एडीपीपी में इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो आप इंग्लिश को आपने हिट लिस्ट पे रखना है, इंग्लिश को आपने अच्छी तरह करना है। वो ज़्यादा बच्चे इंग्लिश को ही मतलब फेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी लॉ में फेल नहीं होते, लॉ में भी बच्चे, ऐसा होता है कि जी आप वो बच्चे स्मार्ट स्टडी में चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एग्रीगेट नहीं होता। हमारी एक स्टूडेंट है जैनब रमज़ान, वो एडीपीपी में उसके 119 मतलब 198 हुए थे, एग्रीगेट नहीं बना था, मतलब 2 नंबर से वो एग्रीगेट में रह गई थी, लेकिन वो अब डिप्टी डायरेक्टर हो गई हैं। इसी तरह आप देखें, वो एक दूसरी मैडम है अफारिया, उसके 2 दफ़ा पेपर दिए हैं, दोनों दफ़ा उसके एग्रीगेट नहीं बना। ठीक है। तो आपने ना स्मार्ट स्टडी में भी आपने फिर वो एग्रीगेट नहीं पढ़ना, तो आपने फुल फ्लैज तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में सपोज कि आप वो रखते हैं 14 बच्चे, तो आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें कि जी आप उन 14 में आए, आप उन 14 में आए, तो फिर आपकी वो मतलब वो तैयारी होगी। मतलब शॉर्टकट कोई वो नहीं है कि जी शॉर्टकट से हम आगे चले जाएं। ठीक हो गया। ये आपका 19 के पेपर थे। आपके 20 के पेपर देखें तो 20 में भी यही चीज़ है, मतलब हर साल वो रिपीट करता है। यहाँ पे आप देखें, ये आपके हैं 22 के पेपर, मतलब 19 में आया था, 22 में पेपर है। यहाँ पे भी देखें तो आपका ज़्यादा वो सीआरपीसी से एमसीक्यू देता है, इसी तरह ज़्यादा क्वेश्चन भी सीआरपीसी से देता है। अब यहाँ पे देखें तो वो 18 क्वेश्चन, कितनी, 18 18 एमसीक्यूज सीआरपीसी में से दे रहा है। 18 एमसीक्यूज वो सीआरपीसी में से दे रहा है। साथ ही वो अगला जो है दूसरा, बाकी जो है ना आपका वो जो पार्ट भी है, इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखें तो वो पहले बताता है ये अरेस्ट विदाउट वारंट सीआरपीसी में से है, और उसके बाद आपका ये हाई कोर्ट रूल से बताता है, ये आपका क्वेश्चन आपका उसमें से है, एनोनिमिटी विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट में से है, ये आपका सीआरपीसी में से है, ये भी आपका मतलब 403 वो पूछ लिया था डबल जेओपर्डी का, वो आपका सीआरपीसी में से है, और उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी में से डाल दिया था। तो मतलब ये है कि जी आप सीआरपीसी करके भी फिर आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ना पिछले साल 2021 में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामे किए थे, मतलब इवन के डीडीपीपी के पेपर में भी ऐसे किया था कि जी आपका पेपर होता था, प्रोसीजरल लॉ था, उसमें क्यूएसओ डाल देते थे, और इसी तरह सब्सटेंटिव लॉ है तो उसमें आपका प्रोसीजरल लॉ का क्वेश्चन दे देते थे।
तो आपने बस तैयारी करना है और पूरा एक दफा पढ़ के जाना है, कहीं से भी वो कैसे भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, कहीं से कैसे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपने मतलब खुद को प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट वो देखें आपका, इसी तरह पेपर टू देखें। पेपर टू है आपका, ये 2022 के पेपर में दिखा रहा हूँ आपको। 2022 का आप पीपीसी में से देखें तो पीपीसी में से जो एमसीक्यूज वो जितनी वो बता रहा है, एमसीक्यूज आपका फुल स्टैंड, ये देखें ये है आपका 20 एमसीक्यूज वो पीपीसी में से 20 कोई 19 एमसीक्यूज, यहाँ तक 19 एमसीक्यूज पीपीसी में से दे रहा है। उसके बाद आपका सब्सटेंटिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो वो पहला आपका साइबर ट्रायल्स मतलब आपका पीका में से क्वेश्चन दिया है, दूसरा ये पीपीसी का क्वेश्चन है, और दूसरा ये क्रिमिनोलॉजी से दे दिया उन्होंने, और ये पीपीसी का है, और उसके बाद रेलिवेंसी इफेक्ट। अब देखें सब्सटेंटिव लॉ में भी उन्होंने क्यूएसओ डाल दिया है, क्या क्यूएसओ डाल दिया है। इसी तरह आपका प्रोसीजर लॉ भी डाल दिया है, और ये आपका ये भी प्रोसीजर लॉ डाल दिया। तो वो कहीं से कुछ भी घुमा के दे सकता है, लेकिन ये है कि जी आपका देखें तो यहाँ पे भी आपके 4 क्वेश्चन पीपीसी में से हो रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद वो आप देखें तीसरा क्वेश्चन तो वो पूरा सीआरपीसी से है। अब यहाँ पे देखें आपने ना फोकस करना है इंग्लिश पे, इंग्लिश पे फोकस करना है, इंग्लिश पे आप वो कहीं ना कहीं वो मार देता है। ठीक है, इंग्लिश का एक पैरा आता है, और उसके बाद उसी पैरे से आपने कंप्रीहेंशन भी करना है, और उसी पैरे से आपने दूसरा भी करना है, आपने प्रेसी भी बनानी है, प्रेसी भी बनानी है। अब लास्ट जो है ना हमारा कि जी हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन के पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये लास्ट है, फिर मैं आपको यही बताना है कि जी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद सर आ, इसके एमसीक्यूज की मार्किंग होती है? वो कटिंग नहीं होती, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग पूछ रहे हैं ना आप? हाँ जी, अगर कोई नहीं लॉन्ग नहीं, का एमसीक्यूज। नेगेटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है। चलें, पास पेपर में मैंने आपको बताया कि जी आप पास पेपर कोई उठा के देख लें, 18 के, 22 के, या फिर 19 के, तो वो पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ इनको ही हिट करता है, इनको ही हिट करता है। पता है। चलें, मैंने आपको बताया ना कि जी वो हिट वही करता है। आप इससे पीछे चले जाए ना, आपका जो पहले सिलेबस था, पहले सिलेबस यही था, 2 पेपर होते थे, एक पेपर होता है सब्जेक्टिव लॉ का, एक होता है ऑब्जेक्टिव का। सब पेपर 1 जो सब्जेक्टिव था उसमें पीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ था, और जो ऑब्जेक्टिव था उसमें सीएनए से आ जाता है, पुलिस ऑर्डर आ जाता था, पुलिस रूल्स आ जाते थे, और उसके अलावा और प्रोबेशन लॉज, ये था मतलब जो दूसरा। तो यहाँ पे अब भी वही चल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी यही चीज़ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। हमारे ना बच्चे बार बार मैं उनको कहता हूँ कि जी बच्चे क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं करते, क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं करते। मतलब यहाँ पे आपका एडीपीपी में तो वेरी वेरी मच सिंपल क्वेश्चन देता है, वेरी मच, मतलब वो आपका मतलब इधर उधर जाता नहीं। एएसजी के सिविल जज के पेपर में आपको दिखाऊं तो वहां पे आपको वो थोड़ा घुमा देता है, यहाँ पे सीधे सीधे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो तरीकेकार है ना, तरीकेकार यह है कि जी आपने क्वेश्चन लाजमी, इस क्वेश्चन को आपने लिखना कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने अपनी आंसर शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखना है, और नीचे लिखना है एक्सप्लेन द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। तो वहाँ पे आपसे सीधा सीधा 76 पूछ रहा है कि जी किन सर्कमस्टांसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना ही वो आपसे प्राइमरी एविडेंस पूछ रहा है, ना ही वो आपसे सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है, ना ही वो कह रहा है कि जी प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन करो, ना ही वो कह रहा है सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करो। आपने जस्ट 76 लिखना है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं एडीपीपी में सर वो लेंथ मैटर करती है, फलां मैटर करता है, फलां मैटर करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वो जो पेपर चेक करने वाले ना वो मास्टर हैं, वो मास्टर हैं। वो मैं कहता हूँ कि वो बहुत बड़े फनकार हैं। वो देखते हैं कि जी बच्चे की रैशनैलिटी क्या है, बच्चे ने क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है मतलब वो जो पूछ रहे हैं वो आपने बताना है। सेकेंडरी एविडेंस के वो पूछता है कि जी आप सेकेंडरी एविडेंस किन सिचुएशन में दी जा सकती है, ठीक है, किन केसेस में दी जा सकती है। यही क्वेश्चन आप देखें तो आपका 2019 में के पेपर में भी आया था, सिविल जज के पेपर में कहता है कि जी प्राइमरी एविडेंस इज अ रूल, इज देयर एनी एक्सेप्शन, वो लिखना है। फिर वो पूछता है 2000 ये एडीए 2021 में पेपर हुए थे एडीए के, उसी में भी ये क्वेश्चन आया था कि जी what is defined primary evidence and also explain the circumstances under which secondary evidence may be given। ठीक है, तो वो ये मतलब पूछ रहा है। अब जहाँ पे पूछ रहा है ना कि जी जैसे एडीए के पेपर आपको दिखाऊं तो उसमें आप वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है, वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि जी किन सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, किन सिचुएशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब इसमें 2021 अब देखें, इसमें भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जी आपने क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन अंडरस्टैंड के उसका आंसर देना है। जो वो पूछ रहा है उसने वही आंसर देना है, रैशनल आंसर देना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे देखें कहता है डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस, ये वही क्वेश्चन है, डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस। आगे कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इट्स प्रोसीजर, एंड इट्स प्रोसीजर। अब यहाँ पे आपने सेकेंडरी एविडेंस को पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और मतलब उसकी डेफिनेशन बतानी है। फिर आपने सरकमस्टांसेस बताना है। सरकमस्टांसेस वही जो 76 में बता दिया कि जी जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब प्राइमरी एविडेंस लास्ट हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, या फिर दूसरी पार्टी के पोजीशन में है, या फिर वो एडमिटेड है, या फिर वो प्राइमरी जो एविडेंस जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, या वो पब्लिक रिकॉर्ड है, या वो अनएबल टू मूव है, या वो बल्कि है, या फिर वो कहता है कि जी वो नंबरेस काउंट्स हैं जिनको आप पेश नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी एविडेंस भी बतानी है और सरकमस्टांसेस 76 के भी बताने हैं। फिर वो पूछ रहा है कि जी आगे एंड इट्स प्रोसीजर, किसका प्रोसीजर, कि सेकेंडरी एविडेंस देने का प्रोसीजर क्या है। तो सेकेंडरी एविडेंस देने का प्रोसीजर वही है कि जी आपने प्रूव करना होता है। मतलब आप पढ़े ना इसके सेक्शन लास्ट में, 76 के लास्ट में, सेक्शन 76 आप पढ़ें तो उसके लास्ट में वो बता देता है कि जी कैसे आप दे सकते हैं। मतलब एडमिटेड फैक्ट्स है तो आपको उसका रिटर्न एडमिशन देना है। 76 की लास्ट सेक्शन पढ़ें। हम्म, आ, हम्म, मैं ना आपको एक चीज समझा रहा हूँ, फिर आपको आसानी हो जाएगी। आप ना देखें, आपके पास क्यूएसओ की बुक है तो आप 76 सेक्शन 76 खोलें तो उसमें लास्ट में बता दिया गया है कि जी आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट है 76। चलें, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जी वो कहता है कि जी इट्स प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब वो बता रहा है किधर गया, आ, आ, ये, और उसके बाद ये जी। अब वो इससे प्रोसीजर बता रहा है कि जी अगर आपका कहते हैं कि जी फैक्ट्स एडमिटेड है तो उसका रिटर्न एडमिशन दे देंगे। आप कहते हैं कि जी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है या पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे देंगे। ये उसका प्रोसीजर है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन में ही बता देता है क्षेत्र की। इसी तरह आप कहते हैं कि जी वो दूसरा है, वो डॉक्यूमेंट जो है ना दूसरी पार्टी के पोजेशन में है तो सेक्शन 77 का आपने नोटिस देना होता है। ठीक हो गया, तो ये उसका प्रोसीजर है। अब इसी
क्वेश्चन को जो ना वो उसने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा ये है डेफिनेशन का, दूसरा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, तीसरा है वो इसका प्रोसीजर है। तो इसकी आपने तीन हेडिंग्स बनानी है। कितनी? तीन हेडिंग बनानी है। तीन हेडिंग्स आपने, पहली हेडिंग में आपने लिखना है डेफिनेशन, दूसरी हेडिंग में बताना है सर्कमस्टांसेस, तीसरी हेडिंग में बताना है प्रोसीजर। अब ये हेडिंग है, हेडिंग आपने मार्कर से देनी है। सब हेडिंग जो होगी ना फिर उसकी सर्कमस्टांसेस, जैसे वो पहले है कि जी वो दूसरी पार्टी के पोजीशन में है, तो ये सब हेडिंग है, ये आपने फिर मार्कर से लिखना है और वो पेन से आपने लिखना है। मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि तीन पेन आप इस्तेमाल करना है, एक मार्कर जिससे आप हेडिंग देंगे, एक पॉइंटर जिससे आप सब हेडिंग देंगे, ठीक है, और उसके बाद दूसरा कोई पेन होगा वो आप जिससे आपने लिखना है। अब ब्लू और ब्लैक, मतलब मार्कर आप ब्लू इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉइंटर ब्लू इस्तेमाल करें और लिखें ब्लैक से। इसी तरह मार्कर आप ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉइंटर भी ब्लैक इस्तेमाल करें सब हेडिंग के लिए, और लिखना आपने ब्लू से है। ठीक होगा? तो इसी तरह आपने उसके मतलब क्वेश्चन बना के उसका रैशनल आंसर देना है, उसका रैशनल आंसर देना है। इस नेक्स्ट वो कहता है आपका ये, आगे वो देखें, वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जी व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन परेड। तो आपने उसको बताना है कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है। आपने बताना है कि जी एक चोरी, एक पर्सन ने, अननोन पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो हमें नहीं पता कि मतलब वो कौन है, लेकिन हम, हमारे पास वो उसकी आवाज़ से, हम उसकी हाइट से, उसकी रंगत से, उसकी आवाज़ से हम उसको पहचान सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। इसमें ना साइटेशन है वो अभी खोसा साहब की आई थी, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 488 पेज, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है, वो बहुत अच्छी जजमेंट है। तो उसमें वो सारा कुछ आगे वो कहता है प्रोसिक्यूशन व्हाट प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड। तो ये वो प्रिकॉशंस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट में बता दिए गए हैं। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488, 488 पेज पे है। तो वो उसमें वो क्या है, और उसके बाद कहता है कि जी इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। एविडेंशियरी वैल्यू है लेकिन वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वीक टाइप है। तो इस तरह आपने तीनों, इसको भी आपने तीन हेडिंग्स देनी है। पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर उसकी प्रिकॉशंस बताने हैं, फिर उसकी आपने वो बताना है कि जी आपका एविडेंशियल वैल्यू क्या है। अब देखें बच्चे जो है ना आइडेंटिफिकेशन की वो लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि है क्या चीज़, वो प्रिकॉशंस लिखेंगे और वो चले जाएंगे कि जी मेरा क्वेश्चन बेहतरीन हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। वो जब ये तीन चीज़ें पूछ रहा है तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन है कि जी आप टोटल 15 नंबर का है तो ये 5 5 दे सकता है, या इसको भी 2 दे देगा, इसको भी 2 दे देगा, और प्रिकॉशंस के लिए 11 नंबर रख देगा। ठीक है? तो इसी तरह डिवाइड कर सकता है वो, उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी उसकी फर्दर डिवीजन करे उस क्वेश्चन की। ठीक है? तो जितनी आपने पूछा है ना उतनी आपने आंसर देना है। आप यहाँ से देखें, वो बच्चे लिखेंगे कि जी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो क्रॉस रेफरेंस ये है, हाई कोर्ट रूल्स ये कहते हैं, फलां ये कहते हैं, फलां ये कहते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे कोई अगर हाई कोर्ट रूल्स में कोई डेफिनेशन है तो वो बताएं, या वो प्रिकॉशंस हाई कोर्ट रूल्स में आप एडिशनल नहीं लिखना। हाई कोर्ट रूल्स में कोई प्रिकॉशंस लिखी हैं तो वो लिखें, वरना वो साइटेशन वाली लिख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो उसका आंसर देना है आपने। मैं बार बार कहता हूँ कि जी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसका रैशनल आंसर है। सवाल चना, जवाब भी चना, सवाल गंदम, जवाब भी गंदम होना चाहिए। देखें नेक्स्ट वो कहता है कि जी आपका डिस्कस दी लीगल प्रोविजन ऑफ रिमांड। लीगल प्रोविजन ऑफ रिमांड वो पूछ रहा है कि जी लीगल प्रोविजन ऑफ रिमांड 167 है, और उसके बाद चैप्टर वॉल्यूम 3 है कोर्ट रूल्स का, चैप्टर है 11, पार्ट मेरा ख्याल है C है, मतलब चैप्टर 11 है ये है। ठीक है? तो वो आपकी प्रोविजंस हैं। इसी तरह आपका वो आगे कहता है आल्सो डिस्कस द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट रूल्स डीलिंग रिमांड, वो मैंने को बता दिया, चैप्टर 11 है, पार्ट C। ठीक हो गया? तो आपका फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी आपसे जो क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन का आपने रैशनल आंसर देना है। जो क्वेश्चन है उसका रैशनल आंसर देना है, जो पूछ रहा है वो आपने बताना है अपनी तरफ से। मतलब वो जो चीज पूछ रहा है ना, मतलब जैसे मैंने बताया कि जी वो पूछ रहा है कि सर्कमस्टांस बताएं जिसमें आपके सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो उसने आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी। तो डेफिनेशन लिखते लिखते अगर आप 4.5 क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं, टाइम से खत्म हो जाता है, तो ये आपने आप अपने साथ ज्यादती करते हैं।
आपने किसी भी सिचुएशन में रिक्वायर्ड क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करके आने होते हैं। रिक्वायर्ड क्वेश्चन अगर कंप्लीट नहीं करके आते, तो जो बच्चा रिक्वायर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करके आता है, मतलब उसने कहा कि जी 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, फर्स्ट कंपलसरी है, आप 4.5 भी करके आते हैं, तो फिर आप उस मेरिट से पीछे हट जाते हैं। जो बच्चा 5 करके आ गया, वो उसके मेरिट से आप हट जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वो 3 चीजें पूछ रहा है। कहता है डिस्कस द बर्डन ऑफ प्रूफ एवर शिफ्ट टू अक्यूज। मतलब कहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे शिफ्ट होता है। आप पढ़े ना 199 उन 119 उन 119 के, जब वो पार्टिकुलर प्ली लेता है, पार्टिकुलर फैक्ट करता है कि जी ये ऐसे हैं, जैसे वो प्ली या फेली भी ले लेता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। आगे था इफ सो इन व्हाट इन व्हाट वे कैन अक्यूज डिस्चार्ज इट। अब वो कहता है कि जी अक्यूज कब डिस्चार्ज होता है। अगर वो आपका मतलब जनरल रूल है कि जी प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव हिज केस बियॉन्ड द डाउट ऑफ एनी, मतलब एनी शेडो ऑफ डाउट, मतलब किसी भी डाउट के, मतलब प्रोसिक्यूशन ने 100% केस प्रूव करना है। अब एक प्ली लेता है अक्यूज कि जी मैं फलां जगह पे था, अक्यूज प्ली वो प्रूव नहीं कर पाता, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ फिर आप अक्यूज पे ही आ जाता है। ओ सॉरी, अक्यूज प्रूव नहीं कर पाता, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे आ जाता है। प्रोसिक्यूशन ने तो 100% अपना केस प्रूव करना होता है। आप पीछे देखें ना, मतलब 118 आर्टिकल पढ़ें। 118 आर्टिकल कहता है कि जी अगर एक साइड से एविडेंस नहीं आती, तो कोर्ट दूसरी साइड को एविडेंस के लिए कहेगी। अगर दूसरी एविडेंस साइड से भी एविडेंस नहीं आती, तो समझा जाएगा कि वो फैक्ट नॉट प्रूव, नहीं प्रूव है, तो वो पहले वाला ही स्टेटस रखा जाएगा। उसमें एग्जांपल देता है, कहता है कि जी सपोज के यहाँ पे कह लो कि जी वकार साहब कहते हैं, ठीक है, या फिर कह लो कि जी अदील साहब कहते हैं, अदील अहमद कहते हैं कि जी ये जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ मेरा है, वो मुझे गिफ्ट किया था मिस्टर ए ने। अब वो मिस्टर ए के बेटे के पास मेरा 1 एकड़ का पोजेशन है। तो यहाँ पे वो अदील साहब एविडेंस देंगे, क्योंकि उन्होंने एलाइज किया। अगर अदील साहब एविडेंस नहीं दे पाते, तो फिर एविडेंस का वो बटन प्रूफ आ जाएगा उस पे, दूसरा मिस्टर ए पे, जिसके पोजेशन, मिस्टर ए के बेटे पे, जिसके पास पोजेशन है। अगर मिस्टर ए का बेटा भी पोजेशन नहीं दे पाता, तो फिर वही मतलब समझा जाएगा कि जी इनका वो अदील अहमद का पोजेशन ठीक है। ठीक है। तो कहता है कि जी एक पार्टी एलाइज करती है, उसने प्रूव करना है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाती, तो दूसरी पार्टी प्रूव करेगी। अगर दूसरी पार्टी से भी एविडेंस नहीं आती, तो वो पहले वाला स्टेटस जो भी होगा, वो वैसे ही होगा, वो वैसे ही होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जी आपसे जो चीज पूछ रहा है ना, वो आपने वैसे लिखनी है। मतलब जो जो चीज जैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपने उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर देना है, बस उसके इधर उधर जाना ही नहीं है। जैसे वो पूछ रहा है वेरियस वेज ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग का पूछ रहा है, तो इसमें हमने एक्सपर्ट ओपिनियन पे हमने वो 62 जो राइट्स और मतलब कस्टमर राइट्स का है, वो नहीं लिखना हमने, रिलेशनशिप का पे नहीं लिखना है, टेनेंट्स या फिर वो यूजेज पे है, उस पे नहीं लिखना। मतलब हमने सीधा सीधा 61 में बताना है कि जी प्रूव ये है कि जी हम 61 ये कहता है कि जी वो अक्वांटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ केस, मतलब अक्वांटेड विद द राइटिंग ऑफ मिस्टर ए। मतलब क्वेश्चन ये है कि जी क्या ये राइटिंग अदील अहमद की है, क्या ये खत अदील अहमद ने लिखा है। इसको प्रूव करने के लिए जो वेरियस वेज हैं, सबसे पहले वो बताता है कि जी उन लोगों की एविडेंस होगी जो अक्वेंटेड विद होंगी, 61 बता दिया गया है। अगर कहता है कि जी ये भी लोग नहीं है, तो फिर 78 के तहत कोर्ट खुद उसी अदील अहमद को बुला लेगी कि जी आप लिखें, और उसी अदील अहमद का लिखा हुआ वो कोर्ट 84 के तहत वो सेक्शन 80 कंपेयर करेगी। तो मतलब 61 आ गया, 78 आ गया और 84 आ गया। उसके बाद कोर्ट किसी मतलब वो साइंस एंड एविडेंस पे भी जा देते हैं, मतलब वो पीएफएस से भी भेज सकती है, वो 59 में आ जाता है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन दूसरी दफा आ चुके हैं। अब यहाँ पे वो डिफरेंट पूछ रहा है। अब देखें, इसमें ही आपने फर्क रखना है। वो पूछ रहा है कि जी डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। क्या
डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी और सेकेंड, मतलब आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का फर्क लिखना है। और आगे वो पूछ रहा है कि जी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन, सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। अब यहाँ पे है, और 2022 का देखें, 2022 में तो उसमें उन्होंने कुछ सिर्फ ये पूछ लिया था कि जी यहाँ पे ये देखें, उन्हें सिर्फ पूछा है कि जी सरकमस्टांसेस लिखें जब सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं, तो आपने सिर्फ 76 लिखना है। अब जब ये इधर आ जाएं तो वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि जी डिस्टिंग्विश करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस को, तो आपने पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन लिखनी है। प्राइमरी एविडेंस की कि जी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस की फिर फर्दर भी आ जाता है कि जी सेवरल पार्ट्स है, तो आपका जैसे निकाहनामा सेवरल पार्ट्स है, तो हर पार्ट आपका प्राइमरी एविडेंस है। काउंटर पार्ट है जैसे बैंक डिपॉजिट स्लिप, तो हर काउंटर पार्ट वो प्राइमरी एविडेंस है। यूनिफॉर्म प्रोसेस में आ जाता है प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या फिर वो फोटोग्राफी, जैसे एक कमांड पे 16 तस्वीरें आ जाती हैं तो 16 की 16 प्राइमरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस कौन सी है? आपकी सर्टिफाइड कॉपी या कॉपी जो मैकेनिकल वे से बनाई गई है वो कॉपी, या फिर वो कॉपी जो है मेड फ्रॉम अदर्स, या फिर ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपकी सेकेंडरी एविडेंस है। इनकी जब डेफिनेशन लिख लेते हैं तो आपकी क्लियर हो जाती है। मतलब जब भी आपसे वो डिफरेंट डिस्टिंग्विश पूछता है तो वो आपने उसकी लिखना होता है कि जी ये आपका डिस्टिंग्विशन है, मतलब ये आपकी वो डेफिनेशन लिख लें तो वो उसमें आ जाता है, उसमें क्लियर हो जाती है। दूसरा आपने पूछना है कि जी इन किन सर्कमस्टांसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अब इसी में भी दो पार्ट बना दें तो वो 7-7 नंबर के वो पार्ट्स लगेगा, 7 नंबर 8 नंबर का। अगर सिर्फ बच्चा यही लिख के आ जाता है कि जी किन सर्कमस्टांसेस में एविडेंस देनी है, तो फिर वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, बाकी आपका मतलब मैंने आपको जो अब तक बताया है कि जी क्वेश्चन आपने सिलेबस 4 बुक पेपर हैं, 4 में से आपने मतलब चारों पास करने हैं। 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 40% वाला पास है। 4 पेपर, पेपर 1 2 3, 1 प्रोसीजरल लॉ का है, सेकंड सब्सटेंटिव लॉ का, तीसरा चौथा एविडेंस का, चौथा इंग्लिश का। उसके बाद मैंने बुक्स बताई हैं। पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है आपने, वो आपने सिलेबस की बुक्स जो बताई गई हैं बेरेक्स पढ़ने हैं, ओनली बेरेक्स, वो कंप्लीट पढ़ लेना है, मतलब जो जो सिलेबस में है कंप्लीट पढ़ना है। और हाउ टू स्टडी के की पढ़ना कैसे है, मतलब सेक्शन टू सेक्शन वर्ड बाय वर्ड आपने कंसेप्ट लेने हैं, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट लेने हैं। ठीक है, पास्ट पेपर भी आप देख लें तो वो उसमें से जो हिट करता है वो पीपीसी सीआरपीसी क्यूएसओ करता है, पीपीसी सीआरपीसी क्यूएसओ करता है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट पेपर आपने जो क्वेश्चन बताया गया ना उसी का आंसर देना है रेलिवेंट, बस जितनी पूछ रहा है उतनी लिखना है, जितनी पूछ रहा है उतनी ही लिखना है। जी, यहाँ तक अब किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में पूछना था कि क्या आइडेंटिफिकेशन परेड चोरी के मुकदमे में हो सकती है? आइडेंटिफिकेशन परेड सर, जहाँ पे भी थेफ्ट में? जहाँ पे भी अक्यूज्ड अननाउन है, जी जहाँ पे सर। भी अक्यूज्ड अननाउन है, आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है किसी भी केस में। वो तो वो कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जी आपका कि वो मतलब चोरी क्यों नहीं है। देखें सेक्शन 22 पढ़े तो वो कहता है सेक्शन 22 को ना 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया क्यूएसओ को। क्यूएसओ में सबसे पहले कहता है फैक्ट्स, माइक ऑफ कर दें अली साहब, माइक ऑफ कर दें, माइक जिन के आवे। सेक्शन 22 को कहता है फैक्ट्स जो आपके रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करें या फिर एक्सप्लेन करें वो रेलिवेंट होते हैं। दूसरा बताया गया कि जी फैक्ट्स जो 22 बता रहा हूँ, फैक्ट्स जो आपके रेलिवेंट फैक्ट्स या फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करें या उसके इनकंसिस्टेंट हैं वो भी रेलिवेंट होते हैं। तीसरी वो बात करता है फैक्ट्स विच आपका जो आइडेंटिफाई करें एनी पर्सन आर एनीथिंग, एनी पर्सन आर एनीथिंग, वो भी रेलिवेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो हमने वो पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। रेलिवेंट फैक्ट वो सारे केसेस में है, जितनी मर्जी केस है, वो चोरी है, डकैती है, कत्ल है, मर्डर है, जो मर्जी है, तो हम रेलिवेंसी पढ़ रहे हैं वो फैक्ट्स विच
एक्सप्लेन मतलब आइडेंटिफाई द पर्सन और प्रॉपर्टी, वो एलिमेंट होते हैं। फिर चौथा 22 का चौथा पार्ट वो बताता है कि जी फैक्ट्स विच, फैक्ट्स वो कहता है फैक्ट्स विच आइडेंटिफाई द प्लेस एंड टाइम ऑफ अकरेंस, वो भी एलिमेंट होते हैं। और उसके बाद पांचवा हिस्सा बताता है फैक्ट्स जिसमें हम ट्रांजैक्शन बताते हैं, मतलब वो पार्टीज की रिलेशन, कौन कौन सा एविडेंस दे सकते हैं, तो वो एलिमेंट होते हैं। तो आप ना इसी तरह मैं बार बार कहता हूँ QS, आप मतलब कोई भी एक्ट है ना, बेयर एक्ट पाल लें तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, टोटल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ये QSO ना मैंने अपने हाथ से लिखा है, पूरा QSO अपने हाथ से लिखा है। तब ये मैंने आपको अब बुक वगैरह कोई ओपन नहीं है। इसी तरह कोई भी आर्टिकल आप पूछेंगे तो मैं आपको उसका इन डिटेल बताऊंगा कि जी ये एक्ट ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। ठीक है, इसी तरह आप कर लें तो फिर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जी अली साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अली मलिक साहब, और कोई क्वेश्चन? सर यही क्वेश्चन था कि आपकी मीटिंग ना मेरी 1 मिनट तक मीटिंग एंड होगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। उसमें हमें फिर यही डिस्कस ही करना है कि जी आपके जो क्यूरीज वगैरह होंगी। जी, और कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। जी, और किसी का भी कोई क्वेश्चन? एनी वन, एनी क्वेश्चन? एनी वन, एनी क्वेश्चन? फिर मेरे ख्याल है नई मीटिंग फिर जरूरत नहीं होगी, कर दूं सर नई? मैक्सिमम हम्म। सर मैक्सिमम कितने पेजेस का एक क्वेश्चन होना चाहिए सर एडीबीपी के एग्जाम में? शौकत साहब, मैंने अभी आपको बताया रेलिवेंट आंसर देना है। एक पेज पे भी होगा ना तो वो कभी भी आपको फेल नहीं करेगा, वो आपको सर बहुत ट्वेंटी अच्छे फाइव नंबर। मार्क्स सर चाहे 25 मार्क्स और 15 मार्क्स का फर्क होता है। आई थिंक पेज की लेंथ भी शायद मैटर करती हो। सर, मैंने आपको रिजल्ट कार्ड दिखाऊं आपको, मेरा 2 दफा दिया है ADPP में, इंग्लिश फेल हुई है, ला नहीं फेल हुआ कभी भी। तो वो मैंने हमेशा रेलिवेंट ही लिखा है कभी भी, और कभी एग्रीगेट का भी मसला नहीं बना मेरा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जी आप रेलिवेंट लिख के आए, गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी फेल नहीं होंगे। आप गलत लिखेंगे, मतलब लेंथ में जाएंगे गलत लिखेंगे कि वो काट देगा, वो कहेगा कि ये बच्चे ने रट्टे लगाए हुए हैं, गलत लिख रहा है। आप बेरक्ट लिखें,